तो एक बार आपका कल की कोचिंग सेंटर में दोबारा से स्वागत है। जैसे कि हम फिजिक्स के टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, उसी प्रकार आज फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो चीज़ हम जानेंगे। तो वैसे तो मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पिछली क्लास में अच्छे से बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक बार जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर फिर दोबारा से डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव बताया है मैंने पिछली क्लास में, एक अलग से टॉपिक बना के डाला है, उसे आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो आवेश हों, इधर Q तो इधर भी Q, अर्थात दो सेम आवेश हों। अगर इधर 10 कूलाम होना चाहिए तो इधर भी कितना होना चाहिए, 10 कूलाम। लेकिन इधर अगर माइनस है तो इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और इनकी जो बीच की दूरी है वो फिक्स होनी चाहिए और अल्पतम होती है। कैसी होती है, अल्पतम, अल्पतम दूरी होती है। इस दूरी को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। 2L से आप x कह सकते हैं, r कह सकते हैं, वो तुम्हारी इच्छा है, कुछ भी कह दें। लेकिन जब आप ये डेरिवेशन पढ़ेंगे, इस डेरिवेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन सरल हो जाएगी, इसलिए हम 2L कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट अगर O लेंगे तो मिड पॉइंट से ये 2L दूरी को हम आसानी से L और L में विभाजित कर सकते हैं। और L मान लेंगे तो L/2 करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन देकर, बाकी मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जो सेम चार्ज हो, आवेश समान हो, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी हो, अलग अलग, और ये एक अल्पतम दूरी पर स्थित हो, तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अभी एक और बात हम जान लेते हैं कि एक राशि होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि इनमें से कोई एक चार्ज और मल्टीपल दोनों के बीच की दूरी। तो P बराबर होता है Q × 2L, अर्थात P बराबर 2QL आप कह सकते हैं। ये एक सदिश राशि भी है, सदिश राशि है, तो इसका मतलब इसकी एक डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन इसकी होती है माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर। तो हम दो बातें समझे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम जो सेम आवेशों से मिलकर बना हो, लेकिन आवेशों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, एक माइनस तो दूसरा प्लस, और बीच की दूरी अल्पतम। इस दूरी को हमने क्या ले लिया है, 2L ले लिया है। इसी से संबंधित एक राशि होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर क्या होता है, इनमें से कोई एक चार्ज और इन दोनों चार्जों की बीच की दूरी का मल्टीपल। ठीक है, अच्छा, ये एक सदिश राशि भी होती है, और इस अब सदिश राशि है तो इसकी एक दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा होती है -Q से लेकर से +Q। तो हम ये छोटी बातों को समझे, और मैंने अलग से भी समझाया, आप वहाँ भी देख सकते हैं कि क्या होते हैं। अभी हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको फिर से बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक की ओर पढ़ते हैं कि क्या है। जैसे कि देखते हैं इस टॉपिक की ओर, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक -Q तो दूसरा +Q, और इसकी जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अल्पतम, जिसे हम 2L से व्यक्त किए हैं। तो हम यहाँ पर जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं वो 3 तरीके से निकल सकती है, या 3 पॉइंटों पर निकल सकती है। पहला पॉइंट इसके एक्सिस पर, इसकी अक्ष पर, दूसरा पॉइंट इसके परपेंडिकुलर मतलब निरक्ष पर, और तीसरा पॉइंट एनी पॉइंट, कहीं भी किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं वो 3 कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक इसके अक्ष पर, एक्सिस पर, और एक इसके निरक्ष पर, परपेंडिकुलर, और एक एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका अक्ष कहाँ होगा, निरक्ष कहाँ होगा। ठीक है, तो समझते हैं हम इधर। जैसे कि मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, मान लिया, ठीक है, इधर -Q है, इधर क्या है, +Q।
तो इसका जो एक्सिस होगा वो इन दोनों आवेशों को जो लाइन मिलाएगी वो इसका क्या होगा, एक्सिस। अर्थात हम कह सकते हैं इस सिरे और इस सिरे को जो लाइन मिलाएगी उसे तो हम कहेंगे अक्ष, और जो लाइन इस अक्ष के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, उसे हम कहेंगे निरक्ष। और किसी बिंदु का मतलब कहीं भी कोई भी बिंदु ले लो। तो हम इसमें 3 डेरिवेशन पढ़ेंगे, जिसमें से आज फर्स्ट डेरिवेशन का हम डिस्कशन करेंगे। वो भी हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम इसके कहाँ निकालेंगे, आज निकालेंगे अक्ष पर, अक्ष पर निकालेंगे। अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डेरिवेशन को सरलता से किस तरीके से समझें, ये चीज़ें हम जानेंगे। देखिए, तो एक डेरिवेशन का मतलब है कि एक क्वेश्चन, डेरिवेशन का मतलब क्या है कि वो एक क्वेश्चन की तरीके से आपको ट्रीट करना है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को या इस डेरिवेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक क्या होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डिपोल होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक डिपोल के बारे में हम अभी जाने हैं कि सर इलेक्ट्रिक डिपोल किसे कहते हैं। तो एक ऐसा निकाय है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना हो, आवेश सेम हो, प्रकृति अलग अलग हो, और इसके बीच की दूरी अल्पतम तो 2l से व्यक्त किया। अगर इसके मिड पॉइंट या सेंटर को हम O मान लें तो यही दूरी क्या हो जाएगी, L एंड L। ओके, ये चीज़ हम पहले समझ चुके हैं। इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि हमसे प्रश्न कह रहा है कि आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। इस वैद्युत द्विध्रुव के कहाँ पर, अक्ष पर। इस वैद्युत द्विध्रुव के कहाँ पर, अक्ष पर। इस वैद्युत द्विध्रुव की हमें चाहिए अक्ष पर। और अक्ष मैंने बताया था कि दोनों आवेशों को जो लाइन मिलाएगी उसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो इसका मतलब अक्ष कहाँ होगी, तो अक्ष, दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस, अक्ष। अब इसके अक्ष पर हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इसके अक्ष पर कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, चाहे वो इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कहीं भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने इसके अक्ष पर एक पॉइंट मान लिया है P, और इस पॉइंट की डिस्टेंस में इसके केंद्र से, सेंटर से मान लेता हूँ R है। इस पॉइंट की केंद्र से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। तो हम ये समझे कि प्रश्न हमसे कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव, तो हम वैद्युत द्विध्रुव बना लिए, चूँकि हमें पहले से ही पता था। अब इसके किस पर, अक्ष पर। अक्ष का मतलब दोनों का आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र। तो हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसकी सेंटर से मैंने दूरी ले ली है R। अब आप पिछली क्लासों को थोड़ा सा ध्यान में रख के और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो आप सोचिए एक बात कि एवरी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 2, एक -q एंड एक +q। तो यहाँ अगर इस बिंदु की मैं बात करूँ, इस पॉइंट P की बात करूँ, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, वैद्युत क्षेत्र होंगे। तो आप कहोगे सब 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे इस बिंदु पर। कैसे, क्योंकि एक -q जनरेट करेगा और एक +q जनरेट करेगा, क्योंकि एवरी चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, वैद्युत क्षेत्र रखता है। अब पिछली क्लास को अगर ध्यान में रखो तो मैंने आपको बताया था कि -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पास की ओर होती है, और +q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर की ओर होती है, दूर की ओर होती है। तो दिशा का भी रोल है, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ये भी ध्यान रखना। तो अगर मैं ये कहूँ कि मान लो कि ये आवेश नंबर 1 और ये आवेश नंबर 2, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, ये आवेश नंबर 1 है, ये आवेश नंबर 2। तो अगर मैं इस बिंदु पर इस -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूँ, तो आप कहेंगे कि सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E1 होगी, क्योंकि इसे 1 माना है, इसे क्या माना है, 2 माना है। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके किधर की ओर होगी, पास की ओर होगी, निकट की ओर होगी। क्यों, क्योंकि -q का आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर होती है। अगर मैं इसके कारण कहूँ तो आप समझ सकते हैं कि सर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, दूर की ओर होगी। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, दूर की ओर होगी। तो इसके कारण पास की ओर, इसके कारण दूर की ओर। तो सबसे पहले हम ये समझे कि सर
इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक वैद्युत ध्रुव होना चाहिए उसके अक्ष पर। तो अक्ष मैंने बताया, अक्ष पर हमने एक पॉइंट पी मान लिया है जिसकी सेंटर से दूरी कितनी है r। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने देखा एवरी चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे? 2। कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे? तो 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे, एक माइनस के कारण और एक प्लस के कारण। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पास की ओर और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दूर की ओर। E1 इसे कह दिया चूंकि इसे 1 मान लिया और इसे हमने क्या कह दिया है? 2 कह दिया। अब एक बात बताइए कि इस पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, 2 वैद्युत क्षेत्र हैं और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमें कुल वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो कुल वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो उसकी कुछ कंडीशनें होती हैं, उस कंडीशनों को मैं आपको बता देता हूँ इधर वेक्टर फॉर्म में कि क्या कहते हैं। अगर मान लो कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर 2 वेक्टर राशियां लग रही हैं, 2 सदिश लग रहे हैं, एक A वेक्टर और एक B वेक्टर, और इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो इनका जो परिणामी होगा, इनका जो नेट होगा वो इनके कहाँ होगा? बीच में होगा। मान लो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? बीच में होगा। और R, तो आपने फर्स्ट ईयर में इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है, R बराबर अंडररूट में A² प्लस B² और प्लस के 2AB और क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि यदि किसी बिंदु पर 2 सदिश लग रहे हैं, अब वो 2 सदिश कोई भी हो सकते हैं, बल हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र हो सकता है, सदिश का मतलब जिनमें दिशा हो। तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा है, तो ये पॉइंट पर लग रहे हैं 2 सदिश, इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो इनके जो नेट के लिए फॉर्मूला होता है, परिणामी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अंडररूट में A² प्लस B² प्लस के 2AB क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये फर्स्ट ईयर में हमने सीखा है और फर्स्ट ईयर की तो बात ही मत करो क्योंकि कौन याद रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कुछ 2 बातों को और बता दूँ। अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो आप यहाँ कॉस की जगह क्या लगाएंगे? 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो फिर यही जो रिजल्ट होगा वो अंडररूट में क्या होगा? A² प्लस B² होगा। अच्छा, अब मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि अगर मैं ये कह दूं कि ये 2 वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक ही दिशा में हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं। एक ही दिशा का मतलब क्या है कि थीटा का मान यहाँ क्या है? 0, और अगर थीटा का मान यहाँ 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फिर आप देखेंगे A² प्लस B² प्लस के ओनली क्या होगा? 2AB। तो इसका मतलब A² प्लस B² प्लस 2AB, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो R बराबर ओनली क्या निकलेगा? A प्लस B। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? यदि 2 वेक्टर एक ही दिशा में हैं तो उनका जो नेट निकालेंगे वो दोनों को क्या करके निकालेंगे? जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, ये बातें आपको समझा रहा हूँ, आगे ज़रूरत पड़ेगी इन सभी की। अच्छा, अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरे पॉइंट हम ये कह देते हैं कि एक वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट है। अपोजिट मतलब 180 डिग्री के एंगल पर है। तो आप जब 180 डिग्री का एंगल लगाएंगे यहाँ तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1 का मतलब ये क्या है? A² प्लस B² माइनस के 2AB। तो अर्थात ये परिणामी का फॉर्मूला A माइनस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये तो ये कैंसिल, तो R बराबर A माइनस बी। तो आप क्या समझे? यदि किसी बिंदु पर 2 सदिश लग रहे हैं और उनकी दिशा कैसी है? अपोजिट, तो उनका जो नेट निकालेंगे, जो परिणामी निकालेंगे, कुल निकालेंगे, वो क्या करके निकालेंगे? घटा के निकालेंगे। A में से B घटा के निकालेंगे, वो भी बड़े में से छोटा, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा दिया तो माइनस निकल आएगा, तो ऐसा नहीं, बड़े में से छोटा घटा के निकाले। तो ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन। यदि उनके बीच का कुछ कोण है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, और यदि वो परपेंडिकुलर हैं तो आप समझदार है इसी फॉर्मूले का प्रयोग करें, यहाँ 90, तो फिर ये हो जाएगा। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो फिर दोनों को जोड़ के निकालें, और दोनों अगर विपरीत डायरेक्शन में हैं तो उन्हें क्या करके निकालें? घटा के निकालें। तो इन चीज़ों को आपको समझना है, फिर इस डेरिवेशन को हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहां पर समझें कि इस P पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए मुझे इस पॉइंट P पर। तो मैं देखूंगा कि इस पॉइंट पर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर 2 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू के कारण। अब यदि हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो अभी हमने पॉइंटों को समझा था कि यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप नेट जोड़ के निकालेंगे, और दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो नेट क्या करके निकालेंगे? घटा के निकालेंगे। तो आप देख के बताएं क्या डायरेक्शन सेम है? आप कहोगे नहीं,
अपोजिट है, एक की इधर तो एक की इधर। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कैसे करके निकालेंगे, तो घटा के निकालेंगे, वो भी बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पर E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, तो आप बताइए E1 किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, -q के कारण। अब एक बात बताइए, ये भी q ये भी q, तो इसका मतलब परिमाण आवेश के समान है। परिमाण यदि आवेश के समान है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आवेश पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 k Q/r²। के क्या है, तो मान लो ये वैद्युत उद्रोध किसी एक परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, ठीक है, कि इसके बीच में कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। तो E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 k Q/r²। अब समझें, मैंने यहाँ कहा आवेश तो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब E किस पर निर्भर करेगा, डिस्टेंस पर। डिस्टेंस पर निर्भर करेगा। यदि आवेश के नज़दीक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और आवेश से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो आप सोच सकते हैं कि सर ये -q के कारण ये पॉइंट P और +q के कारण ये पॉइंट P, तो ये पॉइंट P किसके कारण नज़दीक है, तो आप कहोगे इसके नज़दीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वो किसका ज़्यादा होगा, इस +q का, और इस -q का क्या होगा, कम, क्योंकि ये पॉइंट P इससे दूर है। और दूरी के साथ इंटेंसिटी जो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटता और बढ़ता है। तो हम ये समझे कि E2 का मान अधिक होगा और E1 का मान कम होगा। ठीक है, अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र देखते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो E = E2 - E1। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बता दिया E2 बड़ा है और E1 कम है। यदि आपको E चाहिए तो क्या पता होना चाहिए, E2 और E1। तो हम देखते हैं कि E2 और E1 कैसे निकालें। तो E1 क्या है, -q के कारण, तो -q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो -q के कारण मैं मान लेता हूँ E1 है, मान क्या है, E1। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 k। आवेश कितना है, तो q, और डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप वैसे तो देख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है l। तो आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी r + l। तो यहाँ पर r + l क्या, होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप +q आवेश के कारण निकालें, तो +q आवेश के कारण देखेंगे कि सर E2 बराबर 1/4πε0 k, आवेश कितना है, q है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, r। यदि r में से ये आप l घटा दें तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी कितनी, r - l। तो आप समझे r - l का होल स्क्वायर। अच्छे से समझे, हर एक एक पॉइंट को समझे कि यहाँ पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाया क्यों है, E2 में से E1 क्यों किया है, ठीक है, इनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, हर छोटे से छोटे पॉइंट को समझे, डेरिवेशन अपने आप ही क्लियर हो जाता है। डेरिवेशन का मतलब एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, तो वो ये है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसका फिगर बनाया और फिगर के हिसाब से ही हम इस पर काम कर रहे हैं। तो हमें E1 मिल गया और क्या मिल गया, E2 मिल गया। अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू रखते हैं इस जगह, तो वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो सर आप देखेंगे कि E बराबर E2 की वैल्यू 1/4πε0 k Q/r - l का होल स्क्वायर। इसके 1/4πε0 k और Q/r + l का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन आप करो, अब तो बस कॉमन ले लीजिएगा, 1/4πε0 k और Q, तो अंदर क्या बचेगा, r - l का होल स्क्वायर और r + l का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी को आप आगे कैलकुलेट कीजिए, तो 1/4πε0 k और Q एलसीएम ले लीजिएगा, तो r - l का होल स्क्वायर और r + l का होल स्क्वायर। इसका इधर तो r + l का होल स्क्वायर और इधर r - l का होल स्क्वायर। आप देखें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, एक कोष्टक में a - p और एक कोष्टक में a + p।
तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो उसी को आप यूज़ करें। तो ई अपॉन 1/4πε0 के, ठीक है, क्यू, और यहाँ पर ऊपर होल स्क्वायर खोल लें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL, यहाँ भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2RL। मैंने माइनस का सीधा सीधा मल्टीपल कर दिया है, तो होल स्क्वायर खोलेंगे माइनस का करेंगे तो माइनस के 2RL, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन में एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर तो है ही। अच्छा, ये वाली बात से ये दोनों बातें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आगे की प्रोसेसिंग को इधर देख लें आप, ठीक है, तो देखेंगे आप तो क्या है 1/4πε0 के और क्यू, इधर क्या निकलता है 2RL कितना हो गया 4RL, और अपॉन में कितना बचा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख लें, और वो तोड़ के कैसे लिखेंगे 1/4πε0 के और क्यू, तोड़ के लिख लें इस तरीके से 2L और मल्टीपल 2R, चूँकि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर से वही वाली बात हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें एक चीज़ दिख रही है आपको, वो एक चीज़ ये कि आर स्क्वायर क्यू मल्टीपल 2L, अभी मैंने बताया था क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह आप रख सकते हैं P, क्या रख सकते हैं P, तो 1/4πε0 के, और इसकी जगह आप P रख देंगे तो P मल्टीपल 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वैसे ये डेरिवेशन यही प्रूव होता है कि क्या होता है, यदि वैद्युत द्विध्रुव के आपको अक्ष पर उसके सेंटर से r दूरी पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है, E बराबर 1/4πε0 के क्या है, वो मीडियम का परावैद्युतांक है, जो मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अच्छा, P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस वैद्युत द्विध्रुव का r डिस्टेंस है, और ये फॉर्मूला निकल के आया। अच्छा, एक बात ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो दूरी होती है वो अल्पतम होती है। अल्पतम का मतलब माइक्रोमीटर में हो सकती है, ठीक है, नैनो में हो सकती है, पिको में हो सकती है, ये दूरी बहुत छोटी होती है। अच्छा, अब मैं इस दूरी की बात करूं, अब ये दूरी है सेंटर से मान लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर और माइक्रो को अगर आप तुलना करवाओ तो ये डिस्टेंस इसकी तुलना में काफ़ी अधिक छोटी होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर जो R का वैल्यू है वो L की तुलना में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर माइक्रो की बात करो 10⁻�6 सेंटीमीटर में, कहाँ 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 मीटर में कह सकते हैं आप, तो इसका मतलब बहुत छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस एल स्क्वायर का मान जो है वो लगभग नगण्य है, नगण्य मतलब बहुत छोटा है, 0 के समथिंग। तो यही फॉर्मूला E बराबर हो सकता है 1/4πε0 के और क्या P मल्टीपल 2R अपॉन, यहाँ L का वैल्यू 0 तो R स्क्वायर की पावर R स्क्वायर, तो R की पावर कितना हो जाएगा 4, एक R से एक R कैंसिल, तो आप देख पाएंगे 1/4πε0 के और कितना 2P अपॉन R3। तो आप देख सकते हैं कि यदि क्या ये होता ही है कि वैद्युत द्विध्रुव में जो बीच की डिस्टेंस होती है वो काफ़ी बहुत कम होती है, बहुत कम, तो इस वजह से हम उसे नगण्य मान के छोड़ दें, तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो कितनी निकलेगी 1/4πε0 के और 2P अपॉन R3। एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ, शायद ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो गई हों, आपको समझ में नहीं आया, वैसे मैंने हर पॉइंट को आराम से ही समझा है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें वैद्युत द्विध्रुव, तो ले लीजिए हमने वैद्युत द्विध्रुव -q + q, अपोजिट चार्ज होने चाहिए, सेम चार्ज, बीच की दूरी 2L ले ली। अब देखो 2L क्यों ली वो आप समझ गए होंगे, यस। अब इसके एक्सिस पर, तो इसके अक्ष पर हमने कोई P पॉइंट मान लिया जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। मैंने देखा एवरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, प्रत्येक आवेश अपना एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ 2 चार्ज हैं तो 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2, तो माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है पास की ओर, इसके कारण दूर की ओर। ये इस बिंदु के नज़दीक है, ये दूर है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो ज़्यादा होगा और इसके कारण कम। मैंने ये भी समझाया कि यहाँ पर यदि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं,
तो आपको कंडीशन मैंने बताई थी, यदि कोण है तो फॉर्मूला क्या होगा, और यदि दोनों सेम डायरेक्शन में तब क्या होगा, जोड़ के निकालेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, घटा के निकालेंगे, बड़ी में से छोटा। बड़ा कौन है E2 और छोटा कौन है E1। तो यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत पड़ी, तो हमने किया E2 माइनस E1, बड़े में से छोटा। अब हमें E2 की जरूरत है E1 की, तो E1 क्या है, माइनस क्यू के कार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू के कार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस क्यू के कार्ड देखा, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट पर फॉर्मूला ये होता है, क्या पता होना चाहिए, आवेश और उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आप उस आवेश से जिस पॉइंट पर आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हो वहाँ तक की डिस्टेंस। आप देखेंगे 1/4πε0 के आवेश कितना है Q। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखी, तो ये डिस्टेंस कितनी है R और ये कितनी है L, तो R प्लस L। इसी प्रकार यहाँ पर देखा तो 1/4πε0 के Q है Q, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो R माइनस L, कैसे, टोटल डिस्टेंस R है, इसमें से ये L घटा दें, दोनों का वैल्यू रखा और सिर्फ इसे कैलकुलेशन किया है। अब फिजिक्स का रोल खत्म, यहाँ से मैंने केवल कैलकुलेशन की है, ये केवल Q मल्टीपल 2L, मैंने आपको बताया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, इस वजह से इसकी जगह P और केवल इसकी कैलकुलेशन करके मैंने ये आपको निकाल दिया। तो इस प्रकार आप डेरिवेशन को बड़े ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। अब छोटी छोटी सी बातें और हैं इसमें, उसे क्लियर करके उस डेरिवेशन को हम ख़त्म करते हैं। छोटी छोटी बातें क्या हैं, वो छोटी छोटी बातें ये है कि यदि मैं ये कहूँ कि कोई माध्यम नहीं है, इन दोनों ये वैद्युत ध्रुव जिस माध्यम में रखा है वहाँ या वायु है या क्या है, निर्वात। क्योंकि कोई नहीं होगा तो वायु और निर्वात में तो कोई एक तो होगा ही। इसके लिए इस परावैद्युतांक का मान 1 होता है, तो फिर यही फॉर्मूला होगा 1/4πε0 2p/r3। अब एक बात आप खुद सोचें कि सर वैद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसका एक क्या होना चाहिए, सदिश रूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सदिश रूप। सदिश रूप मतलब वेक्टर फॉर्म होनी चाहिए इसकी। तो वेक्टर फॉर्म को देखते हैं, तो यहां पर आप देखें कि सर E जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, P पर, और P एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, वो भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब मैं आपको यहाँ पर ढंग से समझाता हूँ। भाई एक बात बताइए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, E1 और E2। इसमें मान किसका बड़ा है, E2 का, और E1 का मान क्या है, छोटा। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर की ओर होगी, बड़े वाले वैद्युत क्षेत्र की ओर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की ओर होगी। अगर थोड़ी सी देर पहले आपने समझा हो तो एक बात और समझी है कि सर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से किधर की ओर होती है, प्लस की ओर होती है। तो आप यहाँ पर देखें कि वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की भी डायरेक्शन इधर की ओर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की ओर। तो हम कह सकते हैं कि सर वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, सेम होती है। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म जानना चाहें तो वेक्टर फॉर्म को भी हम देख सकते हैं। E वेक्टर बराबर 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन r3, 2p वेक्टर अपॉन r3, क्योंकि ये भी सदिश राशि ये भी सदिश राशि, दोनों एक ही दिशा में हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि एक इधर होती और एक इधर होती तो फिर कौन सा चिन्ह आ जाता, माइनस चिन्ह आ जाता, क्योंकि अगर ठीक है अगर सदिश अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा चूँकि डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो आप ये भी समझे इसका सदिश रूप क्या है, तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 की 2p वेक्टर अपॉन r3। ये भी समझे कि यहाँ वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन और कुल वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम दिशा में है। तो एक पॉइंट ध्यान रखना है कि वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही दिशा में होती हैं। वेक्टर फॉर्म ये रहा। इस प्रकार हम इस डेरिवेशन को काफ़ी बढ़िया से समझे। अब आगे की क्लास में हम इसके परपेंडिकुलर वाली डेरिवेशन को समझेंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से, जिससे कि आपको हर पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए और कोई भी डेरिवेशनों में ज़्यादातर कोई दिक्कत होगी नहीं। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है लेकिन उसके हर पॉइंट को मैं क्लियर करा के चलूँगा। ओके, थैंक यू, कल मुलाकात होती है।